बच्चों, आज आप भूगोल विषय में दूसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने के पहले आप यह जानते होंगे कि इस पृथ्वी पर कभी-कभी विभिन्न प्राकृतिक आपदाएं आती रहती हैं, जैसे बाढ़, चक्रवात, हिमवर्षा, अतिवृष्टि। ठीक उसी तरह से पृथ्वी के आंतरिक भाग में हलचल के कारण भूकंप और ज्वालामुखी भी जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। तो आज आप पृथ्वी के आंतरिक भू हलचलों अर्थात पृथ्वी के अंदर होने वाली हलचलों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप यह समझिए कि यह आंतरिक हलचलें क्या हैं, कैसे होती हैं। तो आप समझिए कि भूपृष्ठ को प्रभावित करने वाली जो आंतरिक हलचलें हैं, यह मुख्य रूप से भूपटल के बाद की जो परत है, जिसे आप प्रावार कहते हैं, उसमें यह हलचल शुरू होती है। और प्रावार में रेडियो एक्टिव पदार्थों के कारण बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा निर्मित होती है और यह ऊर्जा तरंगें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती रहती हैं और इन ऊर्जा तरंगों के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग में अस्थिरता निर्मित होकर हलचलों का निर्माण होता है। तो आप इन आंतरिक भू हलचलों का वर्गीकरण इस कुछ आधार पर कर सकते हैं। जैसा कि आपको एक टेबल दिखाई दे रहा है कि आंतरिक भू हलचलों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। देख रहे हैं, गति के आधार पर अगर भू हलचलों का वर्गीकरण करें तो इसमें आपको दो प्रकार की भू हलचलें दिखाई दे रही हैं। एक है मंद भू हलचलें और दूसरा है द्रुत भू हलचलें। मंद भू हलचलें जो होती हैं उसमें ऊर्जा निरंतर उत्सर्जित होती रहती है और उससे पर्वत और महाद्वीपों की निर्मित होती है। द्रुत भू हलचलें जो होती हैं वह बड़ी तीव्र गति से चलने वाली भू हलचलें होती हैं, जो अत्यंत विनाशकारी होती हैं और जिसका परिणाम आप भूकंप और ज्वालामुखी के रूप में देखते हैं। दिशा के आधार पर अगर भू हलचलों को देखें तो क्षैतिज समांतर भू हलचलें होती हैं, ऊर्ध्वगामी होती हैं और अधोगामी भू हलचलें होती हैं। भूरूप मुख्य रूप से महाद्वीप और पर्वत युक्त, जिसमें वलीय पर्वत भ्रंश की प्रक्रियाएं जो होती हैं वो इन आंतरिक हलचलों से होती रहती हैं। तो सबसे पहले आप मंद भू हलचलों के बारे में समझेंगे कि यह मंद जो भू हलचलें हैं उससे क्या परिणाम दिखाई देता है और किस कारणों से यह परिणाम होता है। तो आप समझिए कि मंद भू हलचलों का भूपटल पर पर्वत निर्मिति और महाद्वीप निर्मिति के रूप में परिणाम दिखाई देता है। आप एक टेबल देख रहे हैं जिसमें आप देख रहे हैं कि लहरों की हलचलों की दिशा का परिणाम होता है कि दबाव और तनाव की प्रक्रिया होती है। दबाव में आप देख रहे हैं कि एक दूसरे की ओर आने वाली जो लहरें हैं उससे दबाव का निर्माण होता है और जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्सर्जित जो ऊर्जा है अगर वह एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है तो तनाव का निर्माण होता है। दबाव के कारण जो कठोर चट्टानें होती हैं
उससे भ्रंश का निर्माण होता है, तनाव से भी भ्रंश का निर्माण होता है। लेकिन दोनों में अंतर है कि एक दबाव के कारण वह चट्टान ऊपर की तरफ उठ जाता है और तनाव की क्रिया में वह नीचे की तरफ धंस जाता है। अगर कोमल चट्टान है तो दबाव की क्रिया से वलीकरण की क्रिया होती है, मोड़ पड़ते हैं चट्टानों में। और अगर कोमल चट्टान है उसमें तनाव की क्रिया होती है तो यह चट्टानें एक दूसरे से दूर चली जाती हैं, भ्रंश स्तर बनता है, दरारें पड़ जाती हैं। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि पेपर के माध्यम से भी समझाया गया है कि अगर दबाव डालते हैं, एक दूसरे की ओर ही दबाव डालते हैं तो वहाँ पर वलय की क्रिया बनती है। वलय की क्रिया से आप वलित मोड़दार, जिसे मोड़दार पर्वत कहते हैं, वलित पर्वत कहते हैं, ऐसी क्रियाओं को भी आप देखेंगे कि ऐसे मोड़दार पर्वत बन जाते हैं। तो स्थल मंडल में भू हलचलों के दबाव से ही यह वलय या मोड़ निर्मित होती है। तो आप ध्यान से देखें कि यह वलित पर्वत या मोड़दार पर्वत कैसे बनते हैं, इसके क्या उदाहरण हैं। तो पृथ्वी के आंतरिक भाग में आप जान रहे हैं कि ऊर्जा का वहन होता रहता है और इन ऊर्जा लहरों के कारण जो कोमल चट्टानों की परतें हैं उस पर क्षैतिज समांतर दिशा में दबाव पड़ता है, जिससे उसमें वलय निर्मित होता है। अगर यह दबाव बड़ी तीव्र गति से हो तो वलय की मात्रा भी बहुत ज़्यादा होगी, जिससे पृथ्वी के उथल पुथल होने का परिणाम दिखाई देता है और जो पृष्ठभाग है वो ऊपर की तरफ उड़ जाता है और वलित पर्वतों की निर्मित हो जाती है। आप हमारे देश में हिमालय पर्वत, अरावली पर्वत जानते हैं। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में रॉकी पर्वत, दक्षिण अमेरिका में यह एंडीज पर्वत और यूरोप में आल्प्स पर्वत, यह कुछ वलित पर्वत के उदाहरण हैं। इसके बाद आप कुछ देखेंगे भ्रंशोत्थ पर्वत। भ्रंशोत्थ पर्वत कैसे बनते हैं उसे आप ध्यान दीजिए कि जब कठोर चट्टानों में ऊर्जा तरंगें एक दूसरे की ओर आने से दबाव डालती हैं तो वहाँ भ्रंश का निर्माण होता है और दो समांतर भ्रंशों के बीच वाला भूपटल का जो भाग है वह ऊपर की तरफ उड़ जाता है और एक ठीहे जैसा दिखाई देने लगता है। ऐसे ऊपर की तरफ उठा हुआ ठीहे का जो भाग है भूपटल पर दिखाई दे रहा है वह भ्रंशोत्थ पर्वत कहलाता है। भ्रंशोत्थ पर्वत में जो ऊपरी भाग है वह बिल्कुल समतल होता है। शुरू में उसमें कोई शिखर नहीं दिखाई देता। इसका जो ढलान होता है वो बहुत तीव्र होता है। इसका उदाहरण आप देख रहे हैं, यूरोप में ब्लैक फॉरेस्ट है और हमारे देश में मेघालय का पठार है। तो यह कुछ भ्रंशोत्थ पर्वत हैं जिसे आप देख रहे हैं। इसके बाद में भ्रंश घाटी का निर्माण कैसे होता है यह भी जानेंगे। कभी कभी भूपटल पर तनाव निर्माण होता है तो दो समीप वाले भ्रंशों के बीच वाला जो भूपटल का भाग है वह धंस जाता है। भ्रंशोत्थ में आपने देखा वह ऊपर उड़ जाता है दबाव की क्रिया से, लेकिन यहाँ पर नीचे की तरफ वह भाग जब धंस जाता है तो भ्रंश घाटी बन जाता है। आप इसके उदाहरण में देख रहे हैं कि हमारे देश में जो नर्मदा नदी है उसकी भ्रंश की घाटी है। इसमें
दोनों जो ढलानें होती हैं वह बहुत ही तीव्र होती हैं। और इन्हीं मंद भू हलचलों के कारण आप देखेंगे कि महाद्वीपों की भी निर्मित होती है। कैसे होती है कि पृथ्वी के केंद्र अथवा केंद्र की ओर से जब भूपटल की ओर मंद हलचलें चलती रहती हैं तो इन हलचलों के कारण भूपटल का एक बहुत बड़ा भाग ऊपर की तरफ उड़ जाता है अथवा नीचे की तरफ धंस जाता है। भूपटल का भाग समुद्री सतह से ऊपर उड़ जाने से, जब समुद्र की सतह से भूपटल का भाग ऊपर उड़ जाता है तो महाद्वीप की निर्मित होती है। आज आप विश्व में 7 महाद्वीप देख रहे हैं तो यह समुद्र सतह से ऊपर उठा हुआ भाग है और इसे महाद्वीपों का निर्माण करने वाली आप हलचल कहेंगे। इन हलचलों का विस्तृण मैदानों की निर्मित भी हो सकती है, लेकिन मुख्य भूभाग भूमि धंसने की वजह से समुद्र सतह से नीचे चला जाता है और वह भूभाग समुद्र सतह का भाग बन जाता है। समुद्र के नीचे जो तल है उसके सतह का भाग वह बन जाता है। तो इस तरह से आप मंद भू हलचलों से महाद्वीप की निर्मित भी ध्यान देंगे। तो यह मंद भू हलचल के बाद दूसरा जो आप टेबल में देखे थे कि दूसरा जो भू हलचल है वह द्रुत भू हलचल है, जो काफ़ी विनाशकारी होती है। जब आप देखेंगे कि पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रियाओं से उत्पन्न होने वाली जो द्रुत भू हलचलें हैं वो बहुत ही तीव्र होती हैं और इसके परिणाम में आप भूकंप और ज्वालामुखी को देखते हैं कि द्रुत भू हलचलों के कारण ही भूकंप और ज्वालामुखी होता है। तो सबसे पहले आप भूकंप का परिचय देखेंगे कि भूकंप किसे कहते हैं और भूकंप कहाँ पर शुरू होता है और कहाँ तक कैसे पहुँचता है और इसकी नाभि क्या है, इसका अधिकेंद्र क्या है और इसके प्रकार क्या हैं। तो सबसे पहले आप समझिए कि भूकंप क्या है। भूकंप जिसे आप भूपृष्ठ पर उत्पन्न होने वाला कंपन कहते हैं। जब भूपृष्ठ के नीचे होने वाली हलचलों के कारण भूपटल पर भारी दबाव का निर्माण होता है और यह दबाव एक विशिष्ट सीमा से अधिक उत्पन्न होकर के ऊर्जा का उत्सर्जन करता है, तो ऐसी ऊर्जा तरंगों के कारण ऊर्जा की लहरों का निर्माण होता है और भूपृष्ठ के ऊपरी भाग पर आप कंपन महसूस करते हैं। यह भूकंप मुख्य रूप से भूपटल के नीचे का जो प्रावार भाग है, जिसे प्रावार पटल कहते हैं, वहाँ यह निर्मित होता है और जिस केंद्र पर यह निर्मित होता है वह भूकंप केंद्र कहलाता है और उसी केंद्र को आप भूकंप नाभि कहते हैं। इस भूकंप केंद्र से सभी दिशाओं में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि लहरें हर दिशा में जा रही हैं। लेकिन ये ऊर्जा तरंगें जब सर्वप्रथम भूपटल पर पहुंचती हैं और भूकंप का कंपन होता है तो उस स्थान को भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। भूपटल पर सबसे पहले यह जो ऊर्जा पहुंचती है, तरंग पहुंचती है, कंपन होता है, वह स्थान भूकंप अधिकेंद्र कहलाता है और यह भूकंप नाभि से सीधा, जिसे आप लंबवत कहते हैं, यानी यह नाभि से बिल्कुल लंबवत होता है। तो इस तरह से आप भूकंप नाभि और भूकंप अधिकेंद्र समझ सकते हैं। भूकंप तरंगों के कुछ प्रकार हैं जो आप देख रहे हैं कि इसके प्रमुख रूप से 3 प्रकार हैं।
एक प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे और तीसरा भूपृष्ठीय तरंगे। अब आप एक एक तरंगों के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करें। सबसे पहले प्राथमिक तरंगे, जिसे आप प्राइमरी अथवा पी वेव्स के नाम से जानते हैं। भूगर्भ में ऊर्जा का उत्सर्जन होने पर ये तरंगें सबसे पहले भूपृष्ठ पर पहुंचती हैं, अर्थात प्राथमिक जो तरंगें होती हैं वह सबसे पहले भूपृष्ठ पर पहुंचती हैं। भूकंप के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या पर सभी दिशाओं से भूपृष्ठ की ओर द्रुत गति से, तीव्र गति से आने वाली इन तरंगों को प्राथमिक तरंगें कहते हैं। इन तरंगों के कारण चट्टानों के कणों की हलचल ऊपर नीचे होती है, इसीलिए इसको आगे पीछे होने वाली तरंगें भी कहा जाता है। ये तरंगें ठोस, द्रव और वायु इन तीनों माध्यम से प्रवाहित होती हैं। केवल द्रव रूप पदार्थ प्रावरण से प्रभावित होते समय दिशा में परिवर्तन हो जाता है। इससे भूपृष्ठ पर जो इमारतें होती हैं वह हिलने लगती हैं। तो भूपृष्ठ पर सबसे पहले पहुंचने वाली यह प्राथमिक तरंगें होती हैं। दूसरा है द्वितीयक तरंगें, जिसे आप सेकेंडरी अथवा यस वेव कहते हैं। ये जो तरंगें होती हैं यह प्राथमिक तरंगों के बाद पहुंचती हैं। बाद पहुंचने के कारण ही इसे द्वितीय तरंग कहा जाता है। और ये तरंगें नाभि केंद्र से ही सभी दिशाओं में फैलती हैं। आप चित्र में देख रहे हैं कि द्वितीय तरंगें भी उसी नाभि से, जहाँ से प्राथमिक तरंगें पहुँची हैं, उसी जगह से द्वितीय तरंगें भी यह सभी दिशाओं में फैलती हैं। लेकिन इनकी जो गति होती है वह प्राथमिक तरंगों से कम होती है। ये तरंगें सिर्फ ठोस पदार्थों से ही प्रवाहित होती हैं और द्रव जो पदार्थ से यह प्रवाहित नहीं होती हैं, बल्कि खंडित हो जाती हैं। इन तरंगों से मकान हिलते हैं और ये तरंगें प्राथमिक तरंगें से कहीं अधिक विनाशकारी होती हैं। और तीसरा आपका है भूपृष्ठीय तरंगें, जिसे सरफेस अथवा एल वेव्स कहते हैं। कह रहा है कि भूपृष्ठ पर प्राथमिक और द्वितीयक तरंगें पहुंचने के बाद उसका प्रभाव भूपृष्ठ अधिकेंद्र पर पड़ता है। प्राथमिक और द्वितीयक तरंगें पहुंचने के बाद उसका जो प्रभाव होता है वह अधिकेंद्र पर, अर्थात भूपटल पर जहां सबसे पहले यह कंपन हुआ है, जिसे आप भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं, वहां पर उसका प्रभाव होता है, जिसके कारण नई तरंगें निर्मित हो जाती हैं। ये तरंगें परिधि की दिशा में फैलती हैं और इसके वजह से यह बहुत ही विनाशकारी होती हैं। तो इस तरह से यह 3 भूकंप तरंगों के प्रकार हैं। आप भूकंप को माप लेते हैं कि भूकंप कितना तीव्र गति से इस अधिकेंद्र पर अर्थात इस पृथ्वी पर आया। तो आप देख रहे हैं कि एक भूकंप मापक यंत्र के द्वारा यह भूकंप की तीव्रता रिश्टर इकाई में मापी जाती है, जिसकी आकृति या जिस यंत्र को आप यहाँ पर देख रहे हैं। आप सोचते होंगे कि यह भूकंप किन कारणों से आता है। तो भूकंप आने के कुछ कारण हैं, जो मुख्य रूप से भूपटल का सरक जाना अथवा भूपटल का एक दूसरे से टकराना, चट्टानों में दरार या भ्रंश का पड़ जाना अथवा ज्वालामुखी विस्फोट होने से भूकंप आ सकते हैं। तो यह कुछ भूकंप आने के प्रमुख कारण हैं। पृथ्वी पर जब भूकंप आता है, पृथ्वी हिलती है, तो उसके आप परिणाम देखते होंगे, सुनते होंगे कि भूकंप आया तो क्या कुछ हुआ, क्या विनाश हुआ, क्या हानि हुई। तो आप देख रहे हैं कि भूकंप आने से दरारें पड़ जाती हैं और
भूस्खलन होकर चट्टानें गिरने भी लगती हैं। भूजल का जो मार्ग है अर्थात नदियों के मार्ग में भी परिवर्तन कभी कभी आ जाता है। कुएं का सूख जाना या कुएं में पानी आ जाना यह भी प्रमुख परिणाम हो जाता है। कोई कोई प्रदेश या तो ऊपर उठ जाता है अथवा वह भाग नीचे की तरफ धंस जाता है। भूकंप से सुनामी लहरें आ जाती हैं जिससे जीव हानि और वित्त हानि होती है। संचार व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है और यातायात के मार्ग भी बाधित हो जाते हैं। यह कुछ विनाशकारी परिणाम आप भूकंप के बाद देखते हैं। तो इस तरह से आपको भूकंप का परिचय, भूकंप का कारण, भूकंप का परिणाम, भूकंप मापने की इकाई, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। दूसरा, आप द्रुत गति से जो भू हलचलें होती हैं उसके उदाहरण में आपने ज्वालामुखी को देखा था, तो आप ज्वालामुखी के बारे में भी जानकारी हासिल करें कि ज्वालामुखी का उद्गार कैसे होता है, इसके उद्गार से क्या कुछ पदार्थ निकलते हैं और यह मुख्य रूप से उद्गार के अनुसार कितने प्रकार का है। तो पृथ्वी के भूगर्भ से, उसके निचले भाग से गर्म द्रव, ठोस, गैस पदार्थ, यह सब भूपृष्ठ पर, भूपटल के ऊपरी सतह पर फेंके जाते हैं। और जब यह क्रिया होती है कि उससे गैस, ठोस अथवा अन्य पदार्थ, लावा वगैरह निकल रहे हैं, तो वह क्रिया ज्वालामुखी क्रिया होती है। इससे मुख्य रूप से राख, जलवाष्प, अनेक प्रकार की गैस, तपती हुई अथवा पिघले हुए चट्टान के रूप में लावा, यह सभी पदार्थ बाहर की तरफ फेंके जाते हैं और भूपृष्ठ पर जो शिलारस आता है और उसके आने के बाद वह लावा बन जाता है। तो इस तरह से यह ज्वालामुखी भूपृष्ठ के ऊपर फेंके जाने वाला यह सब पदार्थ है, मुख्य रूप से यह क्रिया कहलाती है। यह मुख्य रूप से दो प्रकार से आप इसे जानेंगे कि ज्वालामुखी उद्गार के मुख्य रूप से दो प्रकार हैं। एक है केंद्रीय ज्वालामुखी और दूसरा है भ्रंशी ज्वालामुखी। सबसे पहले आप केंद्रीय ज्वालामुखी के बारे में ध्यान दें कि ज्वालामुखी उद्गार के समय शिलारस भूपृष्ठ के आंतरिक भागों में से एक नली जैसे मार्ग से बाहर निकलता है। आप देख रहे हैं कि एक नली के माध्यम से नीचे के सारे पदार्थ बाहर निकल रहे हैं और यह नली, जिसे आप क्रेटर कहते हैं, वह कहलाता है। और यह सभी पदार्थ उस नली के मुख के पास फैल जाते हैं और एक शंकु के आकार का ज्वालामुखी पर्वत दिखाई देने लगता है। आप इस तरह के पर्वत जापान में फ्यूजियामा पर्वत और तंजानिया में किलिमंजारो पर्वत, यह केंद्रीय ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं, यानी केंद्रीय ज्वालामुखी के उदाहरण हैं। अगला है भ्रंशीय ज्वालामुखी। भ्रंशी ज्वालामुखी, इस ज्वालामुखी का उद्रेक होते समय अर्थात इसका विस्फोट, इससे निकलने वाले जो लावा हैं वह कई दरारों के माध्यम से बाहर निकलते हैं। एक आपने देखा कि केंद्रीय ज्वालामुखी में एक मुख के द्वारा सारे पदार्थ निकलते हैं, लेकिन भ्रंशी ज्वालामुखी में वो कोई एक ही मुख से नहीं बल्कि कई दरारों से यह सब लावा बाहर निकलते हैं, तो आप उसे भ्रंशी ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी उद्गार के बाहर निकलने वाले पदार्थ दरारों के दोनों ओर फैल जाते हैं और इससे ज्वालामुखी के पठार निर्मित हो जाते हैं। आप अपने देश का जो दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग है, जिसे आप दक्कन का पठार कहते हैं, यह पठार, यह भ्रंशी ज्वालामुखी का उदाहरण है।
हमारे देश का दक्षिणी प्रायद्वीपीय भाग। कुछ समयावधि अनुसार ज्वालामुखी के भी प्रकार हैं कि ज्वालामुखी समय समय पर किस तरह से सक्रिय हो जाते हैं, अथवा सोए रहते हैं फिर जग जाते हैं, अथवा कभी यह उद्गारित हुए थे और अभी तक उद्गारित नहीं हुए। इस समय के अनुसार आप इसे 3 भागों में देख सकते हैं। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा प्रसुप्त ज्वालामुखी और तीसरा मृत ज्वालामुखी। तो एक एक ज्वालामुखी के बारे में आप ध्यान दीजिए। सक्रिय ज्वालामुखी वे ज्वालामुखी कहलाते हैं जिनका उद्गार वर्तमान में बार बार होता है, यानी बार बार जिसका उद्गार हो, सक्रिय है, बार बार सक्रिय है, उद्गारित होता रहता है। इसमें आप जापान का फ्यूजियामा और भूमध्य सागर में स्ट्राम्बोली इसका उदाहरण समझ सकते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी जो है कि वह कुछ समय के लिए शांत रहा, लेकिन एकाएक अचानक वह जागृत हो गया, अर्थात अपनी निद्रा से जाग गया, जिसे आप प्रसुप्त ज्वालामुखी कहेंगे। इसका उदाहरण है इटली में स्थित वेसुवियस। और तीसरा आप देख रहे हैं कि यह मृत ज्वालामुखी, यानी दीर्घ काल तक आज तक इसका उद्गार हुआ ही नहीं और आगे भविष्य में भी इसके उद्गार होने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती है, तो ऐसा ज्वालामुखी मृत ज्वालामुखी कहलाएगा। यह तंजानिया देश में किलिमंजारो पर्वत इसका उदाहरण है। ज्वालामुखी उद्गार होने का जो परिणाम है, आप देखेंगे कि काफ़ी हानि भी होती है, लेकिन कुछ लाभ भी है। हानि में आप देख रहे हैं कि ज्वालामुखी उद्गार होने से सुनामी लहरें समुद्र में आ जाती हैं और इससे वित्त हानि और जीव हानि बहुत बड़े पैमाने पर होती है। और ज्वालामुखी से बाहर आने वाला जो धूल है, धुआं है, राख है, जल वाष्प है, गैस है, यह सब लंबे समय तक वातावरण में मौजूद रहते हैं, जिसके कारण पर्यावरण असंतुलित हो जाता है, पर्यावरण बिगड़ जाता है। लेकिन फायदा यह भी है कि ज्वालामुखी राख के कारण, उसका जो राख है बाद में जो लावा है ठंडा हुआ है, वह उपजाऊ भूमि बना देता है। तो यह उपजाऊ भूमि हमें प्राप्त होती है। आप दक्कन के पठार को देख रहे हैं कि यह काली मिट्टी, जिसे रेगर मिट्टी कहते हैं महाराष्ट्र में, यह काफ़ी उपजाऊ मिट्टी है। और इसके अलावा इस भूपटल पर खनिज संपदा भी आ जाती है। इसके लावा रस से विविध प्रकार के जो खनिज संपदा हैं वह बाहरी सतह पर चले आते हैं। इसके अलावा कभी कभी जो द्वीप हैं, छोटे छोटे द्वीप हैं, अगर वहाँ यह उद्गारित हुआ है तो वह द्वीप भी नष्ट हो जाता है। क्रैकटोआ इसका उदाहरण है। इसके अलावा मृत ज्वालामुखी के पास वर्षा का पानी संचित होकर के झीलें भी तैयार हो जाती हैं। तो इस तरह से ज्वालामुखी का जो परिणाम है वह इस भूपटल पर दिखाई देता है। तो बच्चों, इस तरह आपका यह दूसरा पाठ तो पूरा होता है। इस पाठ से संबंधित सभी जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से तथा अपने पुस्तक के माध्यम से प्राप्त करेंगे और इससे संबंधित जो प्रश्न दिए जाएंगे उसे आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और जो ज़रूरी आकृतियां हैं उसे भी आप बनाएंगे। धन्यवाद।